हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो हमने लास्ट के अंदर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के स्टेप किए थे, उसके लास्ट स्टेप जो किया था, फिफ्थ स्टेप, उसके अंदर हमने क्या हिट एंड ट्रायल रूल किया था, या हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गई थी। क्या जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है उससे ही हम रिप्रेजेंट करना सही है, या अभी भी उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, या अभी भी किसी चीज़ की नीडेड है, ताकि जो हमारी जो बैलेंस इक्वेशन जो हमारे को लास्ट में मिली है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए। तो उसके लिए देखो, एक स्टेप 6 होता है। हर स्टेप के अंदर या हर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे को करना जरूरी नहीं है। किस केमिकल रिएक्शंस में हम करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। अगर आपको एग्जाम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाए, अगर आप स्टेप 5 तक करोगे तो आप जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर किए हैं, तो आपका आंसर राइट माना जाएगा और जो आपके मार्क्स होंगे वो मिलेंगे। स्टेप 6 एक एडिशनल स्टेप्स होता है जो हम यूज़ करते हैं जनरली इक्वेशंस के अंदर, जो हमारी इक्वेशन को और ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देता है, या हमारी इक्वेशन के अंदर और ही ज़्यादा हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो स्टेप 6 के अंदर क्या होता है कि हम हमारे बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो भी हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनकी दो फिजिकल स्टेट्स को हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब आपको पता है कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये जो हमारे रिएक्टेंट या जो हमने प्रोडक्ट लिए वो किस फॉर्म के अंदर, ये सपोज कीजिए अगर मैं ऐसे कहूँ कि H2O रिएक्ट विद समवन एंड फॉर्म समथिंग एल्स, तो ये H2O है, ये किस फॉर्म के अंदर है हमें पता है। H2O अगर वाटर होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर तब भी उसका H2O फॉर्मूला होता है, जब वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आइस में होता है तब भी उसका H2O फॉर्मूला होता है, और जब वो बेसिकली गैसेस फॉर्म के अंदर होता है तब भी उसका H2O फॉर्मूला होता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये H2O कौन सा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैंने ये लिखूँ कि H2O लिख दिया मैंने, अब आप बताओ कि ये H2O किस स्टेट के अंदर है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे को कुछ पता ही नहीं है। तो इसी वजह से हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे गैसेस की फिजिकल स्टेट को अगर कोई हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म के अंदर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल जी रिप्रेजेंट या यूज़ करते हैं। और अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो उसके लिए हम स्मॉल एल यूज़ करते हैं। सेम तरीके से अगर हमारे एक्वस फॉर्म के अंदर है तो हम AQ यूज़ करते हैं, और सिमिलर वे से सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो हम स्मॉल s यूज़ करते हैं। जो भी ये वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड हम स्मॉल वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। एक और, अगर यहाँ पे देखो एक और शब्द आया कि सर एक्वस क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, और हमें जनरली भी पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस किसे कहते हैं, मगर एक्वस किसे कहते हैं। अब एक्वस के लिए देखिए क्या है, एक्वस का मतलब ये होता है अगर कोई भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर वाले सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक्वस यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आगे, उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा है फोटोसिंथेसिस वाला, कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ग्लूकोज फॉर्म करती है और ऑक्सीजन अलोंग विद द वाटर। और जो ये ग्लूकोज होती है ये बेसिकली वाटर के साथ प्रेजेंट है या वाटर के अंदर डिजोल्व हुई होती है, तो इसी वजह से हमने ग्लूकोज के आगे क्या लिखा है, एक्वस लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड एक्वस यूज्ड फॉर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन इन अ वाटर। अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सॉल्यूशन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वस यूज़ करते हैं। जो वाटर है उसके लिए तो हम लिक्विड ही यूज़ करते हैं, या अगर कोई और अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जैसे पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, तो उनके लिए हम एल ही यूज़ करते हैं। अगर कोई हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, गैसेस फॉर्म के अंदर होता है, वो हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ है, ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वस यूज़ करते हैं। उन के लिए हम सॉलिड नहीं यूज़ करते। ये सपोज कीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर वाटर हमने फिल किया, उसके अंदर हमने 1 स्पून ग्लूकोज का डाल दिया जो हम पीते हैं जनरली। अब पहले तो देखो ग्लूकोज पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म के अंदर था, जैसे ही हमने वाटर के अंदर डाला ग्लास के अंदर तो सारा का सारा ग्लूकोज डिजोल्व हो गया। अब हम क्या रिप्रेजेंट करें ग्लूकोज के लिए, क्या हम ग्लूकोज के लिए सॉलिड फॉर्म रिप्रेजेंट करें, मगर सॉलिड तो दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वस यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो भी रिएक्टेंट था ग्लूकोज वो सारा का सारा वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ। तो कोई भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, वाटर के साथ होता है, तब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्वस यूज़ करते हैं। अब
इसके अलावा देखो इन स्टेट्स के अलावा हमारे रिएक्शन के अंदर हम देखो कभी कभी कुछ जैसे 8th क्लास में और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज कीजिए अगर हम चाय बनाते हैं घर के अंदर, तो उसके लिए हमारे को क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या करते हैं, देखो एक पोट लेते हैं, उसके अंदर मिल्क डाल देते हैं और फिर बाद में चाय पत्ती डालते हैं। अब चाय पत्ती और मिल्क डालने से तो चाय बनने वाली नहीं है, हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। जब हीट देते हैं तभी हमारे को क्या मिलती है, चाय मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, जब चाय पत्ती को मिल्क के साथ रिएक्शन करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एक बॉम्ब फटता है, बॉम्ब फटने के बाद देखो कितनी एनर्जी निकलती है, तो जो बॉम्ब के अंदर रिएक्शन होती है वो जनरली किस फॉर्म में होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की होती है। तो अभी हमारे को कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन तो परफॉर्म हो नहीं रही है, हमने सिर्फ क्या लिखा है, हमने सिर्फ एक इक्वेशन या रिएक्शन लिखते हैं। सेम तरीके से कुछ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, या प्रेशर कितना है, किस प्रेशर के अंदर होती है, या कुछ और चीज़ें अगर हम रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं, तो जो भी चीज़ें अगर अपन ऐड यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट अपन किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा करती है, तो उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है, या रिएक्शन किस प्रेशर के ऊपर हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहाँ पे लिखते हैं, हम जनरली जो हमारी एरो होती है, एरो के ऊपर या नीचे हम लिखते हैं। अब हम इसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द मीथेनॉल। इस कंडीशन के अंदर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अब हमारे को नहीं पता कि वो क्या है। अभी हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। जी कहाँ पे लिखना है, देखो आपको जो भी आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखते हो उनके जस्ट स्मॉल नीचे लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल फॉर्म के अंदर लिखना है, उनके साथ नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे CO और नीचे थोड़ा सा नीचे हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। तो अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म के अंदर है, जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, गैसेस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैसेस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। सेम तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे भी हमने क्या लिखा है, जी लिखा है। तो ये भी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चीज यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे हाइड्रोजन किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मीथेनॉल बनाते हैं, और ये किस फॉर्म के अंदर होता है, एल। जैसे मीथेनॉल इट इज अ फॉर्म ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल किस फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होता है। तो इस वजह से इसके लिए हमने आगे क्या लगा दिया, एल लगा दिया। तो अभी आपको देखो पता चल रहा है कि देखो जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैसेस स्टेट को, गैसेस स्टेट को, और एल की किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड स्टेट को। सेम तरीके से इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वो कितनी होती है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर 340 या 340 अगर प्रेशर होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगी, तब भी ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मीथेनॉल बनाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम 3-4 जो हमने लिखे हैं ये स्मॉल फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। अगर हमारे प्रेशर, कैटलिस्ट या टेम्परेचर वगैरह होता है तो हम रिएक्शन के ऊपर या नीचे लिखते हैं, या रिएक्शन के साथ में भी लिख सकते हैं। मगर कैटलिस्ट और प्रेशर तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा एरो के अबव या बिलो लिखते हैं। अब एक और पॉइंट लिखी हुई है, देखो यहाँ पर फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नॉट नेसेसरी। जब तक हमारे को जरूरत नहीं पड़ती तब तक हम हर इक्वेशन के अंदर फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करें, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो आपकी जो बुक के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हो जिसके अंदर फिजिकल स्टेट दी हुई है तो आप उसके अंदर यूज करो, चाहे आपको पता है मगर उनके अंदर नहीं दी हुई है तो आप अपने मन से आप यूज मत करना, क्योंकि हमारे को यूज नहीं करनी जब तक हमारे को पता ना होता है, जब तक हमारे को वो ना बोले। तो हर इक्वेशन के अंदर हम फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर या प्रेशर लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो एक और रिएक्शन दी हुई है, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शंस जो प्लांट के अंदर परफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के अंदर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। या हम सिंपल भाषा में बोले कि जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं।
अब यहाँ पे देखो क्या होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर जनरली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है आपको भी पता है, ग्रीन पार्ट्स के अंदर होती है, चाहे वो ग्रीन पार्ट स्टेम के हो, लीव्स के हो, ब्रांचेस के हो, मगर ग्रीन होने चाहिए। अब वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो क्या करती है, वो तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है तो प्लांट की बॉडी के अंदर गैसेस फॉर्म के अंदर नहीं होती। कभी हम प्लांट को काटते हैं तो ऐसे कोई गैस निकलती है, कभी गैस नहीं निकलती, मगर कहीं कहीं पर लिक्विड ज़रूर निकलता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है वो जैसे ही प्लांट के अंदर जाती है तो वो प्लांट की जो सॉल्यूशन होता है या लिक्विड नेचर होता है, वाटर होता है, उसी के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। इस वजह से अगर कोई भी चीज़ वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वस। इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, AQ यूज़ किया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में नहीं है, ये डिजोल्व फॉर्म के अंदर है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, हमें पता है। वाटर मतलब होता तो 3 फॉर्म के अंदर है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मगर प्लांट के अंदर किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। जब ये सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प की वजह से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो ये दोनों रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो ग्लूकोज फॉर्म होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लर्न कीजिएगा, ये हमारे को 10th के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा और 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं। और क्या फॉर्म करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब और किस फॉर्म में होगा, जो ऑक्सीजन फॉर्म होती है वो गैस फॉर्म के अंदर रिलीज होती है। जो फॉर्म होती है वो स्टोर नहीं होती, कुछ तो ऑक्सीजन जो जितनी प्लांट को ज़रूरत होती है वो खुद यूज़ कर लेता है और बाकी की ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। और उसके साथ क्या फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होता है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो ट्रांसपिरेशन की हेल्प की वजह से बाहर निकल जाता है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या आपको देखना है कि जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, इस वजह से हमने क्या यूज़ किया है, एक्वस यूज़ किया है। जो ऑक्सीजन गैस फॉर्म में निकलती है इस वजह से हमने जी यूज़ किया है, और वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इक्वेशन के आगे में AQL या AQG और L ना लगाता तो हमें ये तो पता होता है कि ये कौन कौन से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नेम तो पता चल जाते हैं, मगर ये किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो नहीं पता, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है या ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये हमारे को बाद में पता चला जब हमने इक्वेशन के अंदर फिजिकल स्टेट की रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट की। तो जो हम फिजिकल इक्वेशंस के अंदर फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हम वो हमारी रिएक्शन को और ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं, और हम ताकि हम उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। लास्ट में देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब लास्ट नहीं, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितनी तरीके की केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ना है। कुछ रिएक्शंस हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है, अभी हमारे को इनको अलोंग विद द एग्जाम्पल पढ़ना है। आपको देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर वैसे तो सारी रिएक्शंस लर्न करनी है क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखो ये होता है कि आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल लर्न होनी चाहिए। एग्जाम्पल कहने का मतलब इक्वेशन लर्न होनी चाहिए उसी डेफिनेशन की। तो फर्स्ट देखो हमारा टाइप है रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड। अब वर्ड से ही शायद सिंपली हमारे को पता चल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो दूसरा नाम क्या है इसका, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ A+B रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको लर्न मतलब समझ में आ गई होगी, और इसके एग्जाम्पल है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।